यदि आपने साल भर खूब मेहनत की है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और यदि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके ब्रेन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती, आपको चैलेंज नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ हम धावा बोलने जा रहे हैं नीट 2023 पे। बड़े ध्यान से देखिएगा, आज आप लोगों को मैं करवा रहा हूं 2022 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली कैसे आते हैं, राइट। और हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब पार्ट 1 में हम ऑब्वियसली 25 सवाल लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है और कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखने की जरूरत है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले वाले सवाल की तरफ। बड़े ध्यान से एक एक चीजों को देखिएगा। जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी मैं ट्रिक बताऊंगा, जहां पर टिप्स की जरूरत होगी मैं वो भी बताऊंगा। पहले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि निम्न में से किस में एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण जो है भैया वो अधिकतम होगा। सीधे सीधे बोल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उनकी आपस में बनती नहीं है, मतलब उन सबके बीच में लगता है भयंकर वाला प्रतिकर्षण बल, राइट। तो यहां पर वही पूछा गया है कि भाई निम्न में से किस में एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में होने वाला प्रतिकर्षण कैसा होगा, भाई अधिकतम होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था। ये क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन से पूछ लिया गया है। और यहां पर भाई सीधी सी बात की, जहां पर एकाकी, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जहां पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ना, बहुत ध्यान से देखना, संख्या कैसी होगी भैया, ज्यादा होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा होंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण भी कैसा होगा भाई, अधिकतम होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि यदि हम सबके इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसकी यदि संख्या ही निकाल ले तो हमको यही पता चल जाएगा कि कहां पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ये क्या रहा, तो बच्चों ये रहा आपका कॉन्सेप्ट जो कि उठाया गया है कहां से, रासायनिक आबंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से। बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, है ना, ये तो अपन ने कर ही लिया। अब एक काम करते हैं, मस्त वाला काम। देखो, आपको पता है कि भाई देखो, एक तरीका इसका है डायग्राम बनाने वाला, पर डायग्राम बनाने वाले यदि आप केस में जाओगे तो वहां पर आपको हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए, सबके आप जो है कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और सबके आप फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर लिख दिया है। जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वहां पर जो प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैं जब SF4 की बात करता हूं तो मुझे यह पता है कि भाई सल्फर है, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके कुल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 6 हो जाएंगे। फ्री कितने हो जाएंगे, तो 4 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। देखो 4 फ्लोरीन है ना, तो सल्फर ने 4 के साथ क्या बनाया भाई, बॉन्ड बनाया। ये रहा आपका सल्फर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये यहां पर ऐसा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो भैया sp3 होगा, है ना, sp3d होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो आपने कहा सर कुल इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 के साथ आबंध बना चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। कुछ इसी तरीके से यदि हम ज़ेनॉन डाई फ्लोराइड की बात करते हैं तो ज़ेनॉन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने, आपने कहा सर 8, और फ्री कितने होंगे, तो भाई 6, क्योंकि 2 के साथ आबंध बनाया है। क्लोरीन के पास 7, फ्री कितने होंगे, तो 4। आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे और फ्लोरीन 5 है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई, 2 होंगे। बात समझ में? जितने आबंध वो बना रहा है उसको माइनस कर दो आप, 7 में से 5 माइनस कर दो, 7 में से 3 माइनस कर दो, 8 में से 2 माइनस कर दो और आपके 6 में से आप 4 माइनस कर दो। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्यों 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 क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, खत्म बात। अपने को डायग्राम बनाना ही नहीं, क्लियर है, अपने को डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। हाँ, यदि सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान यदि होती, ठीक है, तो फिर हमें बनाना पड़ता है डायग्राम, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एक तगड़े वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीमर यानी कि बहुलक से, एक ऐसा चैप्टर जो कि अब आपके बोर्ड्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल।
बहुलकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब भी सही नहीं होता है ना बच्चों, उसको हमेशा ये पढ़ा करो गलत, क्योंकि एक तो आप पढ़ते हो सही, फिर आप पढ़ते हो नहीं, फिर हो जाता है कंफ्यूजन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूजन होना एक बड़ी आम बात है। तो बेस्ट ऑप्शन ये कि आप ये लिख दें उसको कौन सा कथन गलत है। चलिए, तो भाई आप जानते हो कि दो प्रकार के हमारे पास बहुलक होते हैं, एक होता है ताप शुद्ध और एक होता है ताप दृढ़, है ना। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो। चलिए, ताप शुद्ध बहुलकों को बार बार क्रमशः गर्म और ठंडा करके मृदुल और कठोर बनाया जा सकता है। मतलब ये ऐसे बहुलक होते हैं जिसको आप बार बार गर्म ठंडा करके अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग आकारों में जो है परिवर्तित कर सकते हो। यार ये बात तो बिल्कुल सही है। ताप दृढ़ बहुलकों को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है? नहीं बबुआ, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो बन गया तो बन गया, जैसे कि बैकेलाइट, राइट। एक बार जो बन गया सो बन गया। एक बार ये यदि आपके दृढ़ हो गए तो फिर हो ही गए, दोबारा से आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया ना, तो ये नहीं होता ऐसा, इसलिए गलत है। प्रत्यास्थ बहुलकों में बहुलक श्रृंखलाएं और एक दूसरे के साथ दुर्बल अंतराणुक बल से जुड़ी होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, रेशों का तनन सामर्थ्य उच्च होता है, ये बात भी कैसा है भैया, सही है कि आपके जो फाइबर वाले बहुलक होते हैं, रेशे बहुलक जो होते हैं, राइट, उनकी जो तनन सामर्थ्य है, यानी कि खिंचाव उत्पन्न होने की जो क्षमता है, वो कैसी होती है भाई, ज्यादा होती है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर आपको ये पता चलता है कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना, वहां पर अपने साथ धोखा हुआ है। बात समझ में आई? और यही होगी भैया सही समीकरण, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से दो क्वेश्चन अपन ने देख लिए, कुछ और सवाल अपन देखेंगे, है ना, सारे सवाल करवाऊंगा। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 119 है, इसका आईयूपीएसी नाम पूछना है। देखो बच्चों कितना हलवा क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के पेपर में। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक है 119, एक को क्या लिखेंगे, अन, दूसरे वाले एक को क्या लिखेंगे, अन, और इसको क्या लिखेंगे, इन। अन लगा दो, खत्म बात। कहीं होगा तो उसको देख लेंगे। अन 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 इयम, तो ये तो 111 हो गया ना, ये कैसा हो गया, तो भैया ये हो गया आपका 111। अन अन ऑक्टेव 118, अन अन इनियम, अन अन इनियम, ठीक है जी, ये हो गया आपका 119। और अननिल इनियम मतलब 109। तो बच्चों ये जो है बेटा, ये कैसा हो जाएगा, अपना सही जवाब हो जाएगा। बस मैंने क्या कहा था आपसे कि यदि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके दिमाग के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती। और एग्जाम जो आप देने जाते हो, उसका हर क्वेश्चन आपको कैसा लगता है, हलवा, ठीक है। चलो क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही वाली बात। हम बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। आइए, एक और क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, और यहां पर बात किसकी हो रही है भाई, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के लिए बात हो रही है। इसको बढ़िया से आपको पढ़ना है, अपना आंसर देना है, फिर डिस्कस करते हैं कि सही जवाब क्या होगा और क्यों होगा। ट्राई कीजिए, हरिया। चलिए भैया, तो बात हो रही है यहां पर कक्षा 11वीं के एक बड़े शानदार से चैप्टर जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अवस्था है। वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, कौन सा, कि भाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या फिर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, जो कि ये कहता है कि यदि मेरे पास एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर मेरे पास अलग अलग प्रकार की गैस भरी हुई है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 3 प्रकार की गैस भरी हुई है, ठीक है, देखो 3 प्रकार की गैस बना दी मैंने। तो अब ये नियम कहता है कि भैया यहाँ पर जो कुल आपका वाष्प दाब होगा, है ना, वो क्या होगा, पहली वाली गैस का वाष्प दाब प्लस दूसरी वाली का प्लस तीसरी वाले का, ठीक है। तो ये हमारा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पर याद रहे कि ये पूरा का पूरा शुष्क दाब ही होना चाहिए, क्योंकि जो गैसें होती है उसको हम जनरली कहां पर कलेक्ट करते हैं, तो भाई वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, इसीलिए यहां पर हमें सिर्फ शुष्क दाब ही लेना है। चलिए, तो ये वाली कहानी क्लियर हो गई, ये आपके लिए हिंट था। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो तो पूछा गया है कि भैया डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय समीकरण जो है वो सही नहीं है, मतलब गलत है। कैसा है, गलत है। तो पी आई इज इक्वल टू वॉट, एक्स आई पी, जहां पर पी आई जो है वो कोई एक जनरल केस की बात करते हैं। ये जो एन लगाते हैं अपन, आई लगाते हैं, जे लगाते हैं, एक सामान्य केस, सामान्य अवस्था की हम बात करते हैं। चलिए, तो मैंने कहा भैया कि यदि मुझे पी ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, तो पी टोटल इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स ए हो जाएगा,
बात समझ में। और x से क्या है, तो आपने कहा सर ये मोल फ्रैक्शन है, जैसे हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। चलो, तो इसी तरीके से यदि मैं पी आई के लिए निकालना चाहूंगा तो मैं पी टोटल को पी कह रहा हूं, गुणा कितना हो जाएगा, तो भैया एक्स आई हो जाएगा। तो ये चीज तो यहां पर दी हुई है ना, मतलब ये कैसा है, ये सही है, ठीक है। अपने को गलत ढूंढना है बच्चों, और ये कैसा है, तो बेटा ये सही है। चलो और आगे देखते हैं, पी आई इज इक्वल टू पी, सेम चीज यहां पर दी हुई है, जहां पर एक्स आई जो है वो गैसीय मिश्रण में आईवी, आईवी का मतलब कोई भी एक जनरल गैस की जो मोल अंश है वो यहां पर दिया हुआ है, जो कि उसकी शुद्ध अवस्था में आईवी गैस का दाब है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसकी शुद्ध अवस्था में है, इसलिए ये जो है कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि हम नीचे वाले ऑप्शन की बात करें तो ये तो बिल्कुल सही है, और यहां पर तो इन्होंने क्या किया है भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी का मान निकाल दिया, यहां पर वैल्यू पटक दी, और कैसे बन गए भाई, हीरो बन गए। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर, बड़ी मजेदार बात, ठीक है। चलिए, तो भाई सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जो यहां पर गलत है, बी ऑप्शन, नोट करेंगे पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखते हैं कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो अब बात हो रही है यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन की, और बड़ा बढ़िया वाला सवाल है। देखो, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक मतलब आपके कौन से हो जाएंगे, वो जो चेन वाले होते हैं। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन जो है वो HNO2 के साथ में अभिक्रिया करके अस्थाई डायजोनियम लवण जो है वो तो बनाते हैं। हाँ जी, ये सही बात है। प्राथमिक एरोमेटिक अमीन HNO3 के साथ अभिक्रिया करके डायजोनियम लवण बनाते हैं, जो कि 300 केल्विन से अधिक ताप पर स्थायी होते हैं। यहां पर थोड़ा सा खेल बिगड़ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। 300 ताप से कम मतलब 273 या आप ये कह लो 285 के आसपास तक ये स्थायी होते हैं, ठीक है। और उससे ज्यादा तापमान यदि बढ़ेगा, 300 केल्विन से ज्यादा बढ़ेगा, तो ये कैसे हो जाते हैं, आपके अस्थायी हो जाते हैं। अब आपने कहा सर ये अस्थायी हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई भाई, गलत हो गई। ये स्टेटमेंट कैसी हो गई बच्चों, तो ये गलत हो गई, ठीक है। और मुझे पता है कि जो नीट वाले हमारे धुरंधर बच्चे हैं, उन सबको असर्शन और रीजन यानी कि दो कथन दिए होते हैं, और दोनों कथन किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, सही होते हैं कि नहीं होते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में जाती है दिक्कत। तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। पहला जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला जो सवाल है वो आपका कैसा है भाई, गलत है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा, इसको कॉपी में नोट करो आप। ये पूछा गया था आपसे कक्षा 12वीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमीन या अमाइन वाला जो चैप्टर है ना, वहां से। चलिए, तो पहला सही है, परंतु सेकंड वाला जो है वो सही नहीं है। बात समझ में आ गई, मस्त वाली बात। पहला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। यदि तापमान 290 285 केल्विन के आसपास होता तो फिर बिल्कुल भैया सही आपका जो है ऑप्शन होता, ठीक है। चलो नोट कर लो, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कहता है कि एंजाइमों के लिए गलत कथन कौन सा है। सबसे पहले तो भैया इस एंजाइम की अपन बात कर लेते हैं। अब आप तो बायोलॉजी स्टूडेंट, तो एंजाइम को तो आपने केमिस्ट्री में बहुत कम पढ़ा, पर यदि हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात करें तो एंजाइम को आप लोगों ने भर भर के पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि एंजाइम जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बनता है, तो सामान्यतः प्रोटीन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एंजाइमों का क्या करते हैं भैया, निर्माण करते हैं। और यदि कोई ये पूछे कि भाई एंजाइम का काम क्या होता है, तो ये भी बायोलॉजी वालों को बहुत बढ़िया तरीके से पता होता है। कैसे? एंजाइम जो है किसी भी जैविक जो गतिविधि होती है या फिर अभिक्रिया होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे हमारे पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है। पैंक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। जैसे पेप्सिन एक एंजाइम है, कुछ इसी तरीके से जो कि निकलता है हमारे स्टमक यानी कि अमाशय से। चलिए भाई, तो एंजाइम जो है वो भाई क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कि सर एंजाइम जो है वो पॉलीसेकेराइड है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉलीसेकेराइड किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। बात समझ में आई? तो यार ये तो गलती हो गया ना, ये जो कथन है ये कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। ये कथन कैसा हो गया भाई, गलत हो गया। प्रोटीन अलग चीज है, प्रोटीन अलग प्रकार का जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल है। और यदि आप एंजाइम की बात कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या फिर आप पॉलीसेकेराइड की यदि आप बात करते हैं, तो भाई सीरियस सी बात है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन नहीं है। चलिए, एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया और क्रियाधर के लिए अति विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात। एंजाइम
जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही बात, अपन कब से पढ़ रहे हैं, 10 से पढ़ रहे हैं। रासायनिक उत्प्रेरकों की तरह एंजाइम जो है जैव प्रक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, भैया बिल्कुल सही बात। तो नीचे वाली तीनों बातें जो हैं वो कैसी हैं, यहां पर सही है। पर अपने को बताना क्या था भाई, गलत बताना था, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है यार, ये क्वेश्चन तो बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट को ज्यादा इजी नहीं हो गया, मतलब भयंकरी वाला हलवा सवाल हो गया। ठीक है, और बच्चों ऐसे ही हलवा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो भाई एंजाइम के लिए जो गलत कथन है वो अपन लोगों ने देख लिया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं, और नीचे 2 यहां पर कथन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक ऐसे चैप्टर से जो कि बोर्ड से डिलीट हो चुका है, जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट्स। बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात देखो। तो बच्चों ये कह रहा है पहले कथन में कि एक विशिष्ट बिंदु दोष में एक आयनिक ठोस उसकी एकक कोशिकाओं में से कुछ धनायनों के ना होने पर भी विद्युत उदासीन होता है। क्योंकि जब आप पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हो तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास यदि 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1, फिर यहां पर रुको माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। आपने कहा सर ये यहां पर अपन जो है पॉइंट डिफेक्ट देख सकते हैं, बिंदु दोष यहां पर हम देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, तो मैंने यहां से एक पॉजिटिव हटा दिया, यहां से एक नेगेटिव हटा दिया, तो मुझे क्या मिला भाई, मुझे 2 जगह पर जो है खाली अवस्था यानी कि एकदम फ्री स्पेस मिल गया। मुझे दोनों ही जगह पर एकदम खाली स्पेस मिल गया। इसका मतलब यह कि जितना यहां से नेगेटिव बाहर निकला, जितना यहां से ऋणावेश बाहर निकला, कुछ उतना ही यहां से जो है धन आवेश भी बाहर निकला। तो अभी भी ये कैसा रहेगा, उदासीन ही रहेगा। तो क्या लिखा है देख लेते हैं। एक विशिष्ट बिंदु दोष एक आयनिक ठोस उसकी एकक कोशिकाओं में से कुछ धनायनों के ना होने पर भी विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितने यहां से आपके धनायन निकले हुए हैं उतने ही यहां से क्या निकले हुए हैं, तो भैया ऋणायन निकले हुए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि किसी आयनिक ठोस में यदि फ्रैंकल दोष होता है तो भैया उस सिचुएशन में क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। उस सिचुएशन में यह होता है कि कोई भी एक आयन जो है वो अपनी जगह से कैसा हो जाता है भाई, विस्थापित हो जाता है, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर। अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैंने कहा भाई प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, और ये यहां पर प्लस है आपका। अब यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वाला जो आपका है ना धनायन है, ये कहता है कि नहीं नहीं भैया हम तो खुरापात करेंगे, और ये आगे जाकर यहां कहीं पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये जगह पर आ गया। तो इस सिचुएशन में कुल आपका जो आवेश है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जितना पॉजिटिव आयन पहले यहां था, मतलब इस पूरे में तो उतना का उतना ही है ना, देखो यहां पर पहले था फिर यहां पर आ गया। क्लियर हो गई कहानी। तो ये बात जो है वो भी कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। पर क्या ये दोनों बात आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे सर जब दोनों ही सही है, दोनों ही आपके आयनिक ठोस में होती है तो दोनों ही सही होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही तो दोनों है पर आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि भैया जब इसमें एक बिंदु दोष होगा तो यहां पर जो घनत्व होगा ना वो कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, और यहां पर जो घनत्व है ना राइट वो समान रहेगा, क्योंकि यहां से तो आयन ही कम हो गए, आयतन वही बना हुआ है, आयन कम हो गए तो द्रव्यमान भी कम होगा, इसलिए घनत्व भी कम हो जाएगा। नीचे वाले केस में जो घनत्व है वो एज इट इज बना हुआ रहेगा। क्या ये कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, और इस हिसाब से दोनों सही हैं, पर दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब आपका अभिकथन भी सही है, कारण भी आपका सही है, पर ये दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा कि यहां पर कथन और आपका कारण जो है वो दोनों सही है, पर कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सही व्याख्या या विश्लेषण नहीं है। क्लियर? मैं कहा हाँ जी सर, बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। ठीक, तो बस सीधी सी बात कि भैया दोनों सही है, परंतु आर यानी कि रीजन जो है वो असर्शन का सही व्याख्या नहीं है। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा अपना सही जवाब हो जाएगा। तो देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर आपको ना सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं।
और यह सवाल पूछ लिया गया है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी से, और यहां पर लपेटा गया है किसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भैया यहां पर शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के बारे में बात हो रही है। और प्रथम कोटि मतलब शून्य के लिए आप बोलेंगे कि सर n बराबर आपका शून्य होगा, प्रथम कोटि के लिए n इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए y और x अक्ष जो है यह बनाया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो y एक्सिस पर दर होगी और x एक्सिस पर सांद्रता। पहले तो ये देख लेते हैं भाई n बराबर के लिए, तो यहां पर अपन देख लेते हैं सांद्रता और यहां पर हम देख लेते हैं दर। दर बोले तो रेट, n इक्वल टू शून्य के लिए। और यदि हम बात करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर हो जाती है सांद्रता और ये यहां पर हो जाता है T1/2। ये दो ऑप्शन है अपने पास में, अब हम मिला लेते हैं। ठीक है, चलो ये दो क्या है हमारे पास भाई, ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने कहा कि यदि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की यदि अभिक्रिया है तो ये ग्राफ सही होगा। हमने कहा कि भैया यदि हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो उस सिचुएशन में कौन सा सही होगा, तो आपने कहा सर नीचे वाला सही होगा। बात समझ में, मतलब पड़ोस वाला सही होगा। तो जहां पर भी y एक्सिस पर दर और x एक्सिस पर यदि सांद्रता दी हुई है, ये लाइन ऐसी बनेगी, यहां पर भी लाइन ऐसी बनेगी। क्लियर है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है शून्य कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए y इक्वल टू, पहले ही ऑप्शन सही हो गया, y इक्वल टू T1/2 और x सांद्रता, तो भैया ये भी बिल्कुल सही है बेटा। अब क्योंकि यदि हमको पहले से ग्राफ पता था तो कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है वही बेसिकली कैसा होगा, तो भाई सही होगा। क्या ये कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा यही अपना ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप नोट करेंगे ऐसे। और जितने भी क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, तो आप बोलोगे सर ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहां से, तो भाई एनसीईआरटी किताब से। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ ये सही जवाब था। ठीक है, आ जाइए। हमारे पास दो सूची दी गई है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास कुछ एक जो है हाइड्राइड दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे पास उन सबकी प्रकृति दी हुई है ना। तो देखते हैं कि किसका किससे क्या कॉम्बिनेशन होता है। मस्त वाली कहानी है। चलो बच्चों, अब भैया MgH2 जो है, ठीक है, वो इनमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, इलेक्ट्रॉन समृद्ध होगा। तो ये जो तीन एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से इन तीनों एग्जांपल्स को देखिएगा। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आपके पास BF3 है, आपके पास CH4 है, आपके पास NH3 है। ठीक, अब यदि हम BF3 की बात करें तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और इसका जो अष्टक है ना वो अधूरा है। इसका जो अष्टक है ना वो पूर्ण है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और अतिरिक्त हैं। आप जानते हो कि जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो भैया नाइट्रोजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 के साथ उसने बॉन्ड बनाया, 2 उसके खाली पड़े हुए हैं, हमने उसको यहां पर रख दिया। इसका मतलब ये कि यहां पर ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अष्टक तो इसका भी पूर्ण है, ऐसा नहीं है, पर यहां पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन समृद्ध। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन समृद्ध? कि भाई अष्टक भी पूरा हो गया पर उसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं भैया, खाली पड़े हुए हैं, फ्री हैं। इसका मतलब ये कैसा है, समृद्ध है, इलेक्ट्रॉन भरपूर है इसके पास में। पर यदि हम बात करते हैं BF3 की तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। बोरॉन ने पूरी जी जान लगा दी पर उसका अभी भी जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर सिर्फ 6 है, तो ये भी नहीं होने वाला। और इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध तो भैया ये वाला होगा ही होगा। पूछो क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के यूज हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के यूज हो गए और भैया अष्टक जो है वो भी आपका पूर्ण हो गया। तो ये बिल्कुल सही बात। अब एक आयनिक यौगिक बचा है, तो आयनिक यौगिक हमेशा होता है किसके बीच में बेटा, धातु के बीच में और अधातु के बीच में। बस खत्म बात। तो जब भी आप किसी धातु या फिर अधातु की बात करेंगे तो वहां पर जो भी यौगिक होगा उसको आप क्या बोलेंगे भाई, आयनिक यौगिक बोलेंगे। अब आ जाता है यहां पर, चलो तो देखो MgH2, अब ये कैसा होगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक। पूछो कैसे, एक धातु दूसरी अधातु, GeH4। GeH4, अब Ge जो है वो क्या है आपका, जर्मेनियम है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध।
आप यदि B2H6 की बात करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यून। बोरॉन है, उसके पास अंतिम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यदि वो यौगिक बना भी लेता है तो उस सिचुएशन में भी, बहुत ध्यान से देखिएगा, उस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रॉन जो है उसके पूरे ऑक्टेट या अष्टक कंप्लीट नहीं होने वाला, तो ये उसका आंसर हो गया। अब HF जो है वो कैसा हो जाएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन समृद्ध हो जाएगा। कैसे, देखो H ने F के साथ कनेक्ट किया, इसका अष्टक भी पूरा हो गया, उसके बाद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे। बात समझ में। इंटरेस्टिंग कहानी ये है बच्चों कि ये सवाल भी एनसीईआरटी से पूछा गया। इसका मतलब ये कि अपने को एनसीईआरटी बुक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, हमने किया भी नहीं है, और वहीं से सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो भाई नोट कर लेंगे पक्का। तो A का 4 है और D का 3 है, ऐसा वाला कोई देख लेते हैं। सारे तो ठीक है, A का 4 है, D का 3 है, B का 1 है। पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। A का 4 है, D का 3 है। A का 4 है, अरे एक ही ऑप्शन में मिल गया। चलो 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 चलो, ये कैसा होगा, आपने कहा सर बिल्कुल सही होगा, और ये निकला बिल्कुल सही। तो अच्छा सवाल था, बढ़िया वाली प्रैक्टिस इसमें हो गई हमारी। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। हमारे पास नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। पहले कथन में हमें एक जानकारी दी गई है कि समूह 16 के जो तत्व होते हैं उनके हाइड्राइडों का क्वथनांक। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्वथनांक बोले तो क्या, भाई क्वथनांक एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई द्रव जो होता है, क्वथनांक एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई द्रव जो होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो देखो ये गलत लिखा हुआ है। पता है सही कौन सा होता है, सही होता ही है सबसे पहले H2S, उससे ज्यादा फिर H2Se सेलेनियम के साथ, उसके बाद H2Te, और सबसे ज्यादा होता है आपका H2O। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लिखा है, तो ये कैसा लिखा है बच्चों, आपका गलत लिखा है। चलो एक मैंने बता दिया, दूसरा वाला आप देखिए और मुझे बताइए इसके बाद सही जवाब क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है। चलो ठीक है भैया, सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि सर इन हाइड्राइडों का जो क्वथनांक है वो मोलर द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ कैसा होगा, तो वही बढ़ जाएगा। देखने में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे जैसे मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा, जिससे जो क्वथनांक है वो भी कैसा हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। पर यहां पर भैया केमिस्ट्री है, और यदि केमिस्ट्री है तो एक चीज हमेशा याद रखें, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपवाद यानी कि एक्सेप्शन से। इसीलिए वाटर ने आकर यहां पर पूरा कैसा कर दिया भाई, रायता फैला दिया, मतलब अपवाद क्रिएट कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो देखो यदि हम इस स्टेटमेंट को देखें तो भैया ये होना चाहिए फिर, पर ऐसा नहीं है, वो सही जानकारी है ना, ये सही जानकारी है। तो ये इंफॉर्मेशन भी बच्चों कैसी हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। देखने में बिल्कुल सही लगता है कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ना चाहिए, पर ये इंफॉर्मेशन भी कैसी हो जाएगी, तो आपने कहा सर गलत हो जाएगी। तो दोनों ही इंफॉर्मेशन, दोनों ही जानकारियां जो यहां पर दी हुई है वो कैसी होगी, हमारी गलत होगी। चलो भैया इसको यहां से हटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही नहीं है, और यही हमारा सही क्या होगा, तो भाई ऑप्शन होगा। अब हम चलेंगे एक और सवाल की तरफ, ठीक है, आ जाइए, बिल्कुल सही बात। चलिए बच्चों अगला सवाल कहता है कि क्लोरोबेंजीन को यदि आप एनसीईआरटी किताब का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एक पैराग्राफ से उठाकर पूछ लिया गया है कि यदि आपको क्लोरोबेंजीन को बनाना है, राइट, तो इनमें से कौन सा उपयुक्त होगा। क्लोरोबेंजीन को यदि आपको बनाना है तो इनमें से कौन सा तरीका है जिससे आप बना सकते हो, HCl को बेंजीन के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है, और एनिलीन को HCl के साथ रिएक्शन करवा के, बेंजीन Cl2 का निर्जल FeCl3 के साथ, या फिर फिनॉल NaNO2 और HCl का रिएक्शन में आपस में करवा के आप जो है कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो क्लोरोबेंजीन है वो आपका क्या है, आपने कहा सर यहां पर एक क्लोरीन होगा, दैट्स ऑल, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी भाई, बेंजीन चाहिए होगी, ये रही हमारे पास बेंजीन। और हमें क्या चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें जो है Cl2 चाहिए, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है, और यहां पर है निर्जल, क्या है आपका FeCl3, और यहां पर अपने को मिल जाएगा HCl। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बिल्कुल सटीक है यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, बेंजीन के संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस के बारे में।
क्लियर हो गया? मैंने कहा हाँ जी सर। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात, तो सी ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए, तो सी ऑप्शन भैया अपना बिल्कुल सही होगा और एनसीईआरटी का सवाल पूछ लिया गया था। अब आप मुझे बताइए, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, क्या क्वेश्चन पेपर इजी था या फिर नहीं था, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ दिनों बाद आप लोगों की एग्जाम है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है उसको टू द पॉइंट और सटीक तो कर रहे हैं, पर बहुत डीप में बात नहीं कर रहे हैं, राइट? हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी सटीक है, डीप में है, पर थोड़ी सी फास्ट है। चलो अगला सवाल, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनमें से एक अभिकथन को दूसरे के कारण के रूप में आपको चिन्हित करना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर बात हो रही है भाई आईसीएल, ये क्या है बेटा? तो आईसीएल जो है I2 से अधिक अभिक्रियाशील है, तो पहले इस बात को अपन समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो। आयोडीन जो है वो क्लोरीन से कैसा होगा? तो आपने कहा सर बड़ा होगा। आयोडीन जो है वो क्लोरीन से परमाणु उसका कैसा होगा? तो भाई बड़ा होगा। तो मेरे पास ये आयोडीन हो गया और ये कनेक्टेड किसके साथ में? तो भैया क्लोरीन के साथ में। और ऐसे यदि मैं आयोडीन की बात करूंगा तो दोनों का ही, यदि मैं आयोडीन की बात करूंगा तो भैया दोनों ही आयोडीन कैसे हैं? एक समान है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि नीचे जो ये है आकृति बनी हुई, ये सिमेट्रिकल है, ऊपर जो आकृति बनी हुई है वो असिमेट्रिकल है। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये कि जब एक समान परमाणु बने होते हैं ना, तो इससे जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा भाई? ज्यादा स्थिर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ज्यादा स्थिर हो जाएगा। मतलब ये जो बंद बीच में बना हुआ है इस पे पावर ज्यादा होगा। और ये कैसा होगा आपका? आईसीएल की यदि आप बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका कम स्थिर। तो ये कैसा हो जाएगा? आपने कहा सर ये कम स्थिर। नीचे वाला कैसा हो गया? आपने कहा सर ज्यादा स्थिर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है आपका? वीक है। चलिए भाई, तो देखो, तो जो ज्यादा स्थिर होगा ये वाला, उसकी क्रियाशीलता कैसी होगी? कम होगी। जो कम स्थिर होगा उसकी क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी कैसी होगी? तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ज्यादा होगी। बढ़ते हैं आगे आ जाओ, ठीक है? तो आईसीएल I2 से ज्यादा अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही बात। ये तो सीधे सीधे इन्होंने पी ब्लॉक से उठा लिया सवाल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और आईसीएल जो है आपका आबंध है ना, वो आई आबंध से कैसा होगा भाई? दुर्बल होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आबंध की जो प्रबलता या दुर्बलता है उससे लेना देना भैया सीधे सीधे किसका है? अभिक्रियाशीलता का है। और इस हिसाब से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों सही हैं। और नीचे जो दिया हुआ है यानी कि कारण, वो अभिकथन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही व्याख्या है। तो जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों सही है। और जो रीजन दिया हुआ है, कारण जो दिया हुआ है, वो आपका असर्शन यानी कि अभिकथन का क्या होगा? बिल्कुल सही व्याख्या होगी। बढ़िया सवाल था ये, ठीक है? तो इस हिसाब से क्या होगा ऑप्शन, वो देख लेते हैं हम लोग। दोनों सही है, दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। आर ए की क्या है भाई? सही व्याख्या है। क्रॉस चेक अपन ने किया, आंसर अपना आ गया, ठीक है? चलो, तो याद करो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यदि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद सब कुछ हो जाता है बिल्कुल आसान, ठीक है? चलो आइए एक और बात करेंगे हम लोग, गैडोलीनियम की बात करेंगे। और इसकी जो तृतीय आयनन एंथैल्पी है उसका निम्न मान किसके कारण होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो निम्न मान है, तृतीय आयनन एंथैल्पी का जो निम्न मान है वो किसके बराबर होता है? इसका मतलब ये कि तीसरा या थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है थर्ड इलेक्ट्रॉन के निकलने में कम से कम ऊर्जा लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखो, ये पहली बात तो ये कि देखो भैया ये एफ ब्लॉक का सवाल है बच्चों। ये कौन से क्वेश्चन का है? तो भाई ये जो आपका जीडी होता है, गैडोलीनियम, बात समझ में, ये आपका होता है जीडी। और यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो भाई यहां पर तो एक आदर्श गैस का विन्यास होगा। और इधर पर कौन सी चीज आएगी? बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर आएगा आपका 4f7 और क्या आएगा? तो भैया 3d1, 3 नहीं 5d1 और क्या आएगा? तो भैया 6s2 आएगा। बात समझ में आ गई? ये होगा आपका गैडोलीनियम,
क्लियर हो गई कहानी। चलिए, तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आप जानते हो कि सर 4f या फिर f7 f14 ये दोनों कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं स्थिर। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो और यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा आपको देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ रही है। इसलिए तो कह रहे हैं यहां पर कि भाई तृतीय आयनन एंथैल्पी जो है उसका मान कैसा है, निम्न है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर निकाला गया होगा तब आपको एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिला होगा। तो जब आप जीडी की बात करेंगे तो भैया ये यहां पर रुको, तो अभी कैसा, तो यहां पर आपके पास एक नोबल गैस है, ये 4f7 था, 5d1 था, 6s2 था। पर आपने कहा कि सर जब हम GD3+ करेंगे सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, x तो रहेगा ही रहेगा पर 4f7 हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल जाएंगे। अब ये कैसा हो गया, स्थिर हो गया। तो आप जानते हो कि जब भी कोई चीज स्थिर बनती है, कोई भी आयन स्थिर यदि बनता है तो ये उस सिचुएशन में बनता है जब उसके, यदि हम f ब्लॉक की बात करें तो f कितना होना चाहिए, तो या तो 7 या तो 14 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो स्थिर होगा। क्लियर हो गई कहानी, तो बस खत्म बात। अब ऐसा क्यों होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता की तो बात ही नहीं होगी, क्षारीय लक्षण की भी बात नहीं होगी, छोटा आकार तो हो ही नहीं सकता। एफ ब्लॉक का तत्व है, आप सोच कर देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उच्च विनिमय एंथैल्पी क्या होगी, तो बच्चों यहां पर होगी उच्च विनिमय एंथैल्पी। जितनी ज्यादा विनिमय एंथैल्पी होगी, राइट, बहुत ज्यादा विनिमय एंथैल्पी यहां पर होगी। अब इससे कि इलेक्ट्रॉन यदि आप निकालना चाहते हो तो अब आपको बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी भाई, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बढ़िया है सवाल है, हालांकि इसमें और ऑप्शंस में फंसाया जा सकता था आपको, बट ठीक है। मतलब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, वो भी यहां पर दिमाग लगा सकता है। जिसको एकदम बेसिक चीजें पता नहीं केमिस्ट्री की, वो भी यहां पर रिप्लाई कर ही देगा। ठीक, चलो भैया नोट करेंगे। पक्का पक्का पक्का। चलिए बच्चों, अलग अगला सवाल। चलिए, 298 केल्विन पर कॉपर, जिंक, आयरन और सिल्वर के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए हैं। ऐसा देखना अजीब सा लगता है, इसलिए एक काम करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले Cu, रुको, हम लिखेंगे सबसे पहले E0 है ना, Cu2+ बटे Cu, E0 Zn2+ बटे यहां पर Zn, फिर हम लिखेंगे E0 Fe2+ बटे यहां पर Fe, और फिर हम लिखेंगे E0 और कौन है बेचारा लास्ट में, ओके सिल्वर है। चलो, इन चारों के हमें मान दिए हुए हैं और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और पूछो क्यों है, ये क्वेश्चन 11th और 12th क्लास में आपको 3 बार पढ़ने मिला है। पता है कहां पर, ध्यान से देखना। रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने इसे पढ़ा, एस ब्लॉक में आपने इसे पढ़ा, एस ब्लॉक में, हाँ एस ब्लॉक में आपने इसको पढ़ा, और आपने भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन में कक्षा 12वीं में भी इस प्रकार के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। तो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाया और पटक दिया। चलो, सीयू के लिए कितना है बेटा, तो ये है आपका +0.34 वोल्ट। Zn के लिए कितना है, तो आपने कहा सर -0.76 वोल्ट। Fe के लिए कितना है, तो आपने कहा सर Fe के लिए है माइनस इतना इतना वोल्ट। और यदि Ag की हम बात करेंगे तो इसके लिए है आपका इतना वोल्ट। बात समझ में आई। अब आपसे पूछा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर आपको यह अनुमान लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती। अब सुनो, इस क्वेश्चन को आप 10th क्लास में होते तो भी बता देते। पूछो कैसे, हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, ठीक है। तो जो काम 10th क्लास में सक्रियता श्रेणी करती है, कुछ वैसा ही काम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 11वीं और 12वीं में आपका विद्युत विभव करता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करता है। बात समझ में आ गई। तो भैया देखो ऐसा है, जिसका पावर जितना नेगेटिव होगा उसकी सक्रियता उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आई। तो जिसका पावर जितना नेगेटिव होगा उसकी सक्रियता उतनी ज्यादा होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन, Zn, उससे कम कौन, Fe, उससे कम कौन, तो भैया Cu, और सबसे पॉजिटिव कौन, तो आपका Ag।
क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी सक्रियता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, चलो। अब बोल रहे हैं भाई कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती, तो जिंक तो किसी को भी हटा सकता है, तो ये तो होगी जिंक, यानी कि Zn जो है वो किसी को भी हटा सकता है, उसके पास सक्रियता बहुत ज्यादा है, राइट, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से भी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से भी। चलिए, तो ये भी होगी। कॉपर को किससे भिड़ा रहे हो भाई आप? सिल्वर से। अरे ये नहीं होगी रे बाबा, और यही सही जवाब होगा रे बाबा, राइट, यही सही ऑप्शन होगा अपना। जिंक कॉपर को हटा सकता है, बिल्कुल होगी ये रिएक्शन। आयरन कॉपर को हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है, ये रिएक्शन भी होगी। तो बच्चों यहां पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल कैसा होगा अपना? सही जवाब होगा। ठीक है, अब बताइए ये क्वेश्चन कौन से कहलाते हैं? इसको मैं कहता हूं कॉटन कैंडी वाले सवाल। पूछो क्यों? बुढ़िया के बाल या कॉटन कैंडी आपने जो देखा वो इतना बड़ा ऐसा दिखता है, और आप यदि इसको चबाने जाओगे ना तो वो इतना सा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़े दिखते हैं, बट होते कैसे हैं एक्चुअली? बड़े सिंपल। होते कैसे हैं? बड़े सिंपल। ठीक है, नोट करेंगे। दैट्स ऑल, एकदम मजेदार, चकाचक, शानदार। चलिए भाई, हम बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है, गलत कथन को। ठीक है, चलिए। किसी परमाणु में मुक्त अवस्था में सभी 5 डी कक्षक ऊर्जा में तुल्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तुल्य होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा समान ऊर्जा। समान क्या होगी? तो आपने कहा सर ऊर्जा होगी, तो ये तो यार सही है। dxy, dyz और dzx कक्षकों की आकृति एक दूसरे के समान होती है, ये तो सही बात है। dx स्क्वायर और dz स्क्वायर की आकृति एक दूसरे के समान होती है, भैया ये गलत बात है। ये कैसी बात है? तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है वो भी हम देख लेते हैं। यदि हम dx स्क्वायर y स्क्वायर की बात करें, सोच कर देखो, सीधे सीधे एनसीईआरटी उठाई और ये डायग्राम आपका दूसरे अध्याय में भी दिया है, कक्षा 11वीं में, और चौथे अध्याय में भी दिया है। सीधे सीधे एनसीईआरटी उठाई, वहां का एक डायग्राम देखा और यहां नीट वाले क्वेश्चन में पटक दिया। इसलिए कहा जाता है केमिस्ट्री एनसीईआरटी के एक शब्द, मतलब वो जो स्टार्टिंग में लिखा होता है ना प्रकाशन कहां का है, वो भी आपको छोड़ना नहीं है, एक एक शब्द आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो भैया एनसीईआरटी उठाई और यहां पर आपने जो है कॉन्सेप्ट को पटक दिया। लो भैया लो, तो ये dxy स्क्वायर होगा, और यदि हम dz स्क्वायर की बात करेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि यहां पर ये ऐसा होगा, और ऐसा वाला आपने एक बना हुआ देखा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो घूम रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, और यही अपना सही जवाब होगा। क्या ये कहानी क्लियर है? नीचे वाले भी पढ़ लेते हैं। सभी 5 5D कक्षक संगत क्रमशः 4D कक्षकों से भिन्न आकार के होते हैं। सभी 5 5D कक्षक, हाँ सही बात है भाई, उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर तक घूम रहा होगा। सभी 5 4D कक्षकों की आकृति क्रमानुसार 3D कक्षकों से लगभग मिलती जुलती है। क्या ये बात भी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सबसे ऊपर वाला सही है, पर सेकेंड ऑप्शन यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा हमारा? गलत होगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, नोट करें। मतलब आप ये देख लीजिए कि अभी तक हम लगभग 15 सवाल कर चुके हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के, और भैया एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। मैंने क्या कहा था? एनसीईआरटी के एक शब्द अपने को इसका पढ़ना है। ठीक है, चलो आ जाओ और आगे बढ़ेंगे। एक भाई यहां पर संकुल दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर दिया गया है, और आपको इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। बहुत सिंपल सी कहानी। पहला वाला जो है उसको हम धनायन जैसा लेते हैं, दूसरा वाला जो है उसको अपन ऋणायन जैसा लेते हैं। तो पहले वाले में सिल्वर आएगा, ये वाला आपका सिल्वर कहलाएगा। लिख देता हूं बेटा, Ag, यहां पर H2O2, H2O और ये यहां पर 2, और भैया यहां पर जो है Ag, और यहां पर Cn, और यहां पर 2, और इसका हमको आईयूपीएसी नेम बताना है। सवाल कहां से पूछा गया है? तो आप अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि उप सहसंयोजक रसायन वाला जो चैप्टर है उसके आप एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा लिया गया है। एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 9.4 या 5 है बेटा, वहां से ये क्वेश्चन जो है उठा लिया गया है। क्या कह रहा हूं मैं? कंप्लीट एनसीईआरटी, दैट्स ऑल। चलो,
तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भैया ये वाला जो भाग है यहां पर सिल्वर आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, तो भाई सिल्वर आएगा, सिल्वर आएगा, और यहां पर जो है अर्जेंटेट आएगा, इधर पे सिल्वर वहां पर अर्जेंटेट। क्लियर हो गया? चलो नामकरण करते हैं भाई। हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, इससे कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलिए भैया, तो सिल्वर के लिए हमने x ले लिया, 2 सिल्वर है 2x ले लिया, 2 इंटू वाटर के लिए आपने 0 ले लिया, साइनाइड आपके पास 2 है, एक का -1 होता है, इजिकल टू आपने 0 ले लिया। 2x इजिकल टू कितना हुआ, तो आपने कहा सर 2 होगा, x इजिकल टू कितना होगा, तो भैया 1 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो सिल्वर की है दोनों की सेम होगी, ठीक है। तो वो कैसी ले ली आपने, 1 ले ली। तो भैया एक गलत, ये तो गलती होगी ना बेटा, पक्का? ठीक है, इजी? आपने कहा हाँ जी सर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां से नामकरण होगा, फिर वहां से नामकरण होगा, ठीक है। इधर वाले सिल्वर के साथ एक्वा है, तो डायसाइनाइडो सिल्वर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई। कैसे नामकरण होगा, तो आप बोलेंगे सर डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर, ऑक्सीकरण संख्या ये आपने लगा दी। यदि किसी ने, ठीक है, नामकरण कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स आपके जो कंपाउंड होते हैं, उपसह संयोजक संकुल जो होते हैं, राइट, नहीं पता है तो प्लीज लेक्चर जाकर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर डाइसाइनाइडो, आप भी जानते हैं डाइसाइनाइडो आएगा, और यहां पर अर्जेंटेट आएगा। तो बड़ा बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा था कि पहले में सिल्वर होगा और बाद में क्या होगा, तो भाई अर्जेंटेट होगा। आपको पता होगा 8 लगाते हैं अपन, बाद में होता है, तो ठीक है, खत्म। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन भी कहां से पूछा गया है, एनसीईआरटी से। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा इसकी, ठीक। चलो, मस्त वाली कहानी। नीचे भैया एक अर्ध सेल अभिक्रिया दी हुई है। पहले वाले में यदि हम बात करें, पहले वाले में यदि हम बात करें तो Mn की यदि हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो यहां पर है ये +7, उससे ये हो गया +2, मतलब ये तो अपचयन हो रहा है भैया। दूसरे में यदि हम बात करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन का 0 है, वहां पर -1 हुआ, हाइड्रोजन का यहां पर आपका ओके +1 है, हाइड्रोजन में आपका उपचयन, इसका था 0, वहां पर हो गया -2। ठीक है जी। तो वो विथ रिस्पेक्ट टू Mn था, ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है। चलो, तो इसका 0 था, वहां पर -2 है। यार कम तो इसका भी हुआ है, कम तो इसका भी हुआ है। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को भी छोड़, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या अम्ल की उपस्थिति में पर मैग्नेट आयन जो है वो MnO4 को जल से मुक्त, MnO4 और जल O2 को क्या करेगा भाई, मुक्त करेगा कि नहीं करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। सीधा सीधा एक सवाल उठाया गया है, कहां से भाई, रिडॉक्स रिएक्शन से, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बढ़िया से सवाल को आपको देखना है और अपना जो है एक बार आपको ट्राई करना है, ठीक है, करिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन अपचयन और उपचयन जो है वो एक बार लिख ही लेते हैं। तो भैया ये आपका जो है +7 से आपका +2 हो रहा था, तो ये हो जाएगा आपका अपचयन। आपने कहा सर ये हो जाएगा अपना अपचयन, अपचयन, अपचयन। चलिए, तो ये हो गया अपचयन, है ना। और इधर पर यदि हम देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 है, यहां पर -2 है, तो भाई ये भी कैसा हो गया, तो आपने कहा सर ये भी अपचयन हो जाएगा। चलो, तो दोनों ही यहां पर हमारे पास अपचयन हो जाएंगे, तो इससे हम कैथोड और एनोड जो है वो नहीं बता पाएंगे। तो एक ऑप्शन है कि काम करते हैं, इस वाली रिएक्शन को पलट देते हैं। इस वाली रिएक्शन को यदि हम पलट देंगे तो हमें मिलेगा भाई H2O एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, क्योंकि E0 सेल यदि आप निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि एक आपका अपचयन होना चाहिए और एक आपका उपचयन होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आप पता लगाएंगे किसके, एनोड की और कैथोड की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैंने कहा भैया इसको ऐसे कर दो, +2H+ कर दो, प्लस यहां पर 2E- कर दो। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और इस सिचुएशन में अब आपकी जो रिएक्शन होगी, बात समझ में आ रही है, वो कितनी होगी, तो भैया इसकी जस्ट नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स ऑल। रिएक्शन पलटने पर E0 आपका जो है वो भी कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर। और अब ये परिवर्तित किस पे हो जाएगी भैया, उपचयन में। और आप जानते हो कि अपचयन जो है वो कहां पर होता है, तो भाई कैथोड पर होता है,
उपचयन जो है वो कहां पर होता है, तो आपने कहा सर एनोड पर होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो आप यदि ई नॉट सेल निकाल रहे हो, यदि आप ई नॉट सेल निकाल रहे हो तो क्या होता है, तो बच्चों ये ई कैथोड माइनस कितना हो जाएगा, ई एनोड हो जाएगा। एनोड एनोड एनोड, यस और नो? आपने कहा हाँ जी सर। तो कैथोड में कितना दिया है, तो भैया ये दिया हुआ है आपका -1.51 माइनस माइनस ऑफ 1.23223 वोल्ट। बात समझ में आई? तो ये जो वैल्यू आएगी है ना, ये कितनी आ जाएगी, -1.51 प्लस यहां पर कितनी आ जाएगी, तो भाई वो प्लस हो जाएगा 1.223। चलिए तो एक काम करते हैं, 10 में से 3 गया तो हमको 7 मिला, ठीक है। यहां पर 10 में से 2 गया तो हमको 8 मिला, 4 में से 2 गया तो हमको 2 मिला, और यहां पर 0, तो ये आ गया 0.2। नेगेटिव में आंसर जो है वो हमारा आ गया 0.287। सही किया मैंने, 10 में से 3 7, ठीक है। ये यहां पे, फिर यहां पर 10 में से 2 8, ठीक है भैया। चलो ये वाली बात अपनी जो है वो कैसी हो गई, कंफर्म हो गई। तो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये कि क्या अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट आयन MnO4 जल को मुक्त करेगा कि नहीं करेगा, तो भैया नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो आंसर है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। यदि आंसर आपका पॉजिटिव में आता तो पक्का ये मुक्त कर देता। तो इतना आंसर होगा और नहीं करेगा, ठीक है जी, पक्का जी। चलो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यार नेगेटिव वाला कोई आंसर है अपने पास, यस, और ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और स्टूडेंट्स यही अपना क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि नेगेटिव में आया है। यदि यही आंसर किस में आता, भाई पॉजिटिव में आता, तो ये पक्का जो है क्या करता, रिएक्शन को पूरी करता ही करता। और यार नहीं नहीं नहीं, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो कंप्यूटर महाशय जो है इनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे डाइबोरेन के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, डाइबोरेन के बारे में, जैसे हम लोग कहते हैं B2H6, ठीक है। चलिए, डाइबोरेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, डाइबोरेन की संरचना यहां पर बनानी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि इसके अंदर होता है बनाना आबंध। क्या होता है, बनाना आबंध होता है। रुको एक मिनट, यहां पर बनेगा एक बनाना, और मैंने क्या कहा था, पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है उसको उठाकर यहां पर पटक दिया गया है। और ये यहां पर एक हाइड्रोजन, और भैया यहां पर भी एक हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसका कौन सा हो जाएगा, तो भैया sp3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये अपने को बनाना है। तो 4 सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरॉन परमाणु एक ही तल में होते हैं, सही। दोनों बोरेन परमाणु जो होंगे, बोरॉन परमाणु जो होंगे, उसमें sp2 संक्रमण होगा, नहीं sp3 होगा, ये गलत है। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। नीचे भी देख लेते हैं, इसमें 2 द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन आबंध होते हैं। हाँ जी, 2 द्विकेंद्रीय 2 इलेक्ट्रॉन आबंध होते हैं, और सिरे वाले 4 BH आबंध द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन आबंध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो भी सही है, भी सही है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहां पर गलत है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ना कि sp2, और हमने इस पर लगा लिया है टिक। अब यदि आप बात करते हैं कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री की, तो भैया पी ब्लॉक आपका जो एलिमेंट वाला चैप्टर है ना, वहां पर सीधे सीधे ये पार्ट दिया हुआ है जब आप डाइबोरेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि कायरलिटी या किरलता के संबंध में कौन सा गलत कथन है। सारे ऑप्शंस देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इनैंशियोमर्स मतलब प्रतिबिंब रूप जो होते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित, इनैंशियोमर्स यानी कि प्रतिबिंब रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते नहीं होते भैया। कहां होते हैं, तब तो हम उसको कायरल बोलते हैं। नहीं होना चाहिए प्रत्यारोपित। बात समझ में आई है? तो बिल्कुल प्रत्यारोपित नहीं होते हैं, और इसी को हम कायरलिटी या फिर सुपर इंपोजिशन, या फिर नहीं सुपर इंपोजिशन नहीं, इसी को हम लोग किरलता या फिर कायरलिटी बोलते हैं। तो नहीं होते हैं, तो ये तो गलत ही हो गया ना। नीचे वाले देख लेते हैं। रेसिमिक मिश्रण 0 ध्रुवण गुणन, बिल्कुल सही बात है भैया, अपन ने पूरा पढ़ा है, ठीक है। एसएन अभिक्रिया दोनों एनैंशियोमर्स का एक एक मिश्रण होती है, ये बिल्कुल सही बात है। अभिक्रिया स्थल पर किरलता वाले हेलोएल्केन की SN2 अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद विन्यास में प्रतिलोमन प्रदर्शित करता है, मतलब कि ऑपोजिट
जो गुणधर्म है वो दर्शाता है, और ये भी बिल्कुल कैसा है आपका सही ऑप्शन है। तो नीचे के यदि आप 3 ऑप्शंस देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, पर ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो कैसा है अपना गलत है। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, कायरलिटी या कैरेलता से। ठीक है, चलिए तो नोट करेंगे, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। एक मूलल विलयन जिसमें किसी विलय की, ओके, विलय जो है उसकी जो मोलों की संख्या है वो दी गई है आपकी 0.5। विलय के लिए बी, विलायक के लिए हम लोग ए लिखते हैं, और मोलल कितना है तो भाई मोलैलिटी या मोललता ये कितनी दी है, तो आपने कहा सर 1 दी हुई है। तो आपको बताना है कि विलायक के कितने ml होंगे या ग्राम होंगे। सबसे पहली बात तो कि बात मोलैलिटी की हो रही है तो ml तो हटा ही दो आप। मैं कह रहा हूं भैया ml तो हटा ही दो, ml वाली बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती, अब बात ग्राम में होगी। ठीक है, चलिए भी मोलैलिटी का बेसिक फॉर्मूला जो है हम वो देख लेते हैं। आपको यदि पता हो तो ये ऐसा होता है, और ये किस में होना चाहिए भाई, ग्राम में। स्मॉल m जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा सर मोलैलिटी को। Nv क्या बता रहा है, तो आपका जो विलय है उसके मोलों की संख्या। Wa क्या बता रहा है, तो विलायक जो है उसके द्रव्यमान का मान, और 1000 तो है ही है। तो Wa अपने को निकालना है, भैया निकाल लेंगे। Nv बटे कितना हो जाएगा, तो m आपका हो जाएगा, गुणा यहां पर इतना आ जाएगा। चलो तो Wa इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, Nb कितना दिया है बेटा, 0.5 दिया है। मोलैलिटी कितनी दी है, तो भाई 1 दी है, गुणा आप इसको किससे करोगे, तो 1000 से। तो Wa जो है वो निकल कर कितना आ जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है 500 ग्राम। कक्षा 11वीं पहला अध्याय, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहां पर जो है वो पूछ लिया गया, और बिल्कुल सही बात। तो विलायक जो है उसके कितने ग्राम होंगे भाई, 500 ग्राम होंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी अपने को स्किप नहीं करनी है, एक कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस में सही नहीं है। H2+ आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यह सही बात है, क्योंकि देखो ना H2 में आपका क्या होगा, H होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक ही बचेगा, सही बात है। O2+ आयन प्रतिचुंबकीय होता है। अब जब भी आपको अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय निकालना होता है, ये आपका डायमैग्नेटिक होगा। प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में अपन डायमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय निकालना है तब आपको सबसे पहले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी पड़ेगी। यदि ये आपकी विषम है, बात समझ में आई, तो प्रतिचुंबकीय तो हो ही नहीं सकता। देख लेते हैं, तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपने कहा सर O2 में 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक चला गया तो भैया 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो गलती हो गया ना। एक बार फिर से देखते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर पाए गए हैं, तो ये कभी भी आपका प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिचुंबकीय होने के लिए जो अंतिम कक्षक है, राइट, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का युग्म होना चाहिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जब भैया आपके पास विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इलेक्ट्रॉन का युग्म आपको कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए गलत होगा। और जो यहां पर गलत होगा वही कैसा होगा भाई, सही होगा। हम इस पे टिक लगाएंगे, मस्त वाली ये बात है, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नीचे वाले फिर करने की जरूरत नहीं है, बाकी सही इंफॉर्मेशन है नीचे भी। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित यौगिक का सही IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है जी, मतलब यहां पर एक कार्बन है, यहां दूसरा कार्बन है, यहां तीसरा है, यहां चौथा है, यहां पांचवा और यहां पर छठवा है। चलो भैया, यही बात हुई ना। तो 1 ब्रोमो से कहानी शुरू होगी, 1 ब्रोमो से कहानी शुरू होगी, दैट्स ऑल। 1 ब्रोमो से शुरू होगी, तो ये तो गलत और ये भी गलत। 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल और 1 ब्रोमो, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अल्फाबेटिकल हम चलेंगे तो भैया क्लोरो का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 ब्रोमो गलत, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, क्योंकि तीसरे नंबर पे आपका OH लगा हुआ है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए, तो C ऑप्शन जो है वो कैसा होगा, यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट करेंगे, बढ़िया सवाल था। ठीक, चलो इजी क्वेश्चन था बच्चों, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने। सही कथन जो है वो आपको चुनना है।
हीरा जो है sp3 संकरित होता है और ग्रेफाइट सही है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों का शुष्क स्नेहकों के रूप में उपयोग होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, सिर्फ ग्रेफाइट होगा तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। हीरा और ग्रेफाइट की द्विविमीय जालक होते हैं, गलत बात, दोनों के नहीं होते, सिर्फ ग्रेफाइट के होते हैं, हीरे के नहीं हो सकते। हीरा सहसंयोजी होता है और ग्रेफाइट आयनिक होता है। हीरा सहसंयोजी होता है और ग्रेफाइट जो है आयनिक होता है। अरे तो ये भी तो गलत है ना, ग्रेफाइट कैसे आयनिक हो जाएगा? कार्बन है, अधातु है, राइट, आयनिक आपन तो बना ही नहीं सकती, चाहे ग्रेफाइट के रूप में हो या फिर हीरे के रूप में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, नोट किया जाए। चलिए भैया दूसरी बात, अगला सवाल पूछा गया है एल्डिहाइड और कीटोन से। कक्षा 12वीं का एक ऐसा अध्याय जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसके जो अंक है वो सबसे ज्यादा होते हैं। चलो, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास CHO होगा, कीटोन की यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास ये होगा। चलिए इसको यहां से हटाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में द्विध्रुव अनोन्य क्रियाओं के फलस्वरूप दुर्बल आणविक संगुणन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन से उच्चतर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, यदि हमने कहा कि भाई हमारे पास C3H8 है और फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं मेरे पास जो है CH3 देन CH2 और CHO है, बात समझ में आई? तो दोनों में से ज्यादा द्रव्यमान किसका, द्रव्यमान तो खैर अलग अलग है, दोनों में से ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों में से ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? तो भैया इसका होगा, ज्यादा क्वथनांक होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये आपका असिमेट्रिकल है, क्योंकि बच्चों ये कैसा है? असिमेट्रिकल है। वहीं के वहीं यदि आप C3H8 की बात करेंगे, राइट, तो ये कैसा है भाई? सिमेट्रिकल है, और ये पाया ही जाता है गैसीय अवस्था में, वो पाया जाता है किसमें? जलीय अवस्था में। तो ये बात तो सही है। ये बात कैसी है? तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है कि एल्डिहाइड और कीटोनों में द्विध्रुव क्रियाएं तो होती हैं, इसके कारण दुर्बल आणविक संगुणन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन से उच्चतर तो होते ही हैं। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं। कैसे होते हैं? कम होते हैं। अल्कोहल के तो इनसे भी ज्यादा होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि भैया जब अल्कोहल की बात आती है तब उसमें होती है क्या? हाइड्रोजन आबंधन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये भी कैसा है? आपने कहा सर ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो दोनों ही अपने सही हैं। अब ये कथन वाला था, ये यहां पर आपका अभिकथन और कारण वाला नहीं था, तो दोनों ही ऑप्शन आपके कैसे हैं? सही है। ठीक है, चलो दोनों ही ऑप्शन आपके कैसे हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बना भी देते हैं पर इसमें, है ना, ध्यान से देखना। एक तरफ है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है फिर एल्डिहाइड, और इनसे ज्यादा है अल्कोहल। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए तो दोनों कथन कैसे होंगे भैया? बिल्कुल सही होंगे। तो कहीं लिखा है क्या जी? कथन 1 और कथन 2 जो हैं दोनों के दोनों ही कैसे हैं बच्चों? बिल्कुल सही हैं। दैट्स ऑल, नोट करेंगे, बिल्कुल सही बात। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सा पीवी वृक्क अधिकतम किए गए कार्य को दर्शाता है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, जब आप कार्य की बात करते हो तो आपको पता होता है P del V। तो जितना ज्यादा दाब और आयतन में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा यहां पर भैया कार्य होगा। ठीक है, अब जब आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो पता चलेगा कि यहां पर तो डेल V कैसा है भाई? शून्य है। कैसे पता? क्योंकि आयतन आपका जो है वो कैसा है? समतापी पर आपका जो आयतन है वो भी एक समान है। आयतन आपका एकदम निर्धारित है, एक समान है, तो यहां पर W भी आपका कितना हो गया भाई? शून्य हो गया। समतापीय पर, सारे समतापी पर है, यहां पर ये जो W है, देखो यहां पर डेल V जो है वो है कम, शून्य नहीं है। यहां पर डेल V जो है वो कैसा है भैया? ज्यादा। और ये है तो ये यहां पर भी डेल V एक टाइम बाद कितना होगा भाई? शून्य, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम यहां पर दिया गया है। बात समझ में आई? तो वही आपसे पूछा गया है कि पीवी वृक्क को देखकर आपको बताना है कि अधिकतम कार्य जो है वो कहां पर किया जाएगा। तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये है मास्टर कॉन्सेप्ट। जितना अधिक आयतन में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा, दाब में नहीं, आयतन में जितना परिवर्तन होगा समतापी प्रक्रिया के लिए उतना ज्यादा किया गया कार्य होगा।
तो इस हिसाब से यदि हम ध्यान से देखें बबुआ तो ये अपना सही जवाब होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो सही होगा, बिल्कुल होगा, पर देखो यहां पर ये दूरी ज्यादा है। देखो यहां पर ये आपका V1 था, यहां पर ये आपका V2 है, यहां पर आपका ये V1 था और यहां पर ये V2 है। इसका मतलब भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि ज्यादा वॉल्यूम जो है यहां पर कवर किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में डेल भी यहां पर ज्यादा होगा और इसी के कारण यहां पर जो कार्य है वो भी ज्यादा होगा। और इस तरीके से हमने 2022 के क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, चेक कर ले पहले इसको, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट्स इसी तरीके से 2022 का क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चंस है वो हम कर चुके हैं। इसके बाद मैं जल्द ही सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूं। बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा क्योंकि ये सब पूछ लिए जाते हैं कहां पर, कई बार रिपीट होकर आने वाली परीक्षाओं में। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, इससे एग्जाम को लेकर आपका जो आइडिया है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जाना है गूगल पे, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे पेज आपके सामने होगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है, कोर्सेज गिवन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। साथ साथ में हमारी जो बुक्स है और ई बुक्स है उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चों बढ़िया से आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं। समय की कमी के कारण हमने स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखी है क्योंकि लगभग इतना ही समय आपको कहां मिलेगा भाई नीट के एग्जाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्लियर कट टू द पॉइंट बात की और जो सारे सॉल्यूशंस हैं वो आप लोगों के सामने रखे हैं। ठीक है, कोई यदि डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट पुट कर देना है। और इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।